अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि 25 दिसंबर है, क्रिसमस भी है और इसीलिए मैं इतना तैयार होकर बैठी हूँ। अदरवाइज मैं इतनी इयरिंग शेयरिंग नहीं पहनती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें, ज़रा फेस्टिवल है तो उस पर बिल्कुल फेस्टिवल भी मनाया जाए। और इसके लिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं आज, वो वैसे तो सब आप उन सबको मालूम ही है आप लोगों को, उनका नाम भी और उनकी पहचान भी एक है और बहुत अच्छे शोज करते हैं और बड़े मज़ेदार बातें करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझसे भी अच्छी उर्दू है उनकी। हमारे साथ हैं जी अरविंद सारन साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आपकी उर्दू सुन के मैं भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई हूँ कि मुझे भी थोड़े और वर्ड सीखने पड़ेंगे। वैसे तो आई एम उर्दू स्पीकिंग, लेकिन फिर भी आपकी उर्दू मुझसे भी अच्छी है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इतनी अच्छी उर्दू आपको कैसे आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपकी नवाजिश है कि आपने ये कहा। बाकी उर्दू मेरी मदर टंग नहीं है। बस इतना बोल लेता हूँ कि आप जैसे लोगों से मैं गुफ्तगू कर सकूं। अगर जे मेरे प्रोग्राम का नाम भी सरहद के उस पार है और ठीक ठाक अगर उर्दू भी ना बोल सकूं तो फिर मेहमानों से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये समझिए कि आपके लिए मोहब्बत में और एक इंटरेक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उर्दू भी इसी हिंदुस्तान की ज़बान है। पाकिस्तान से ज़्यादा उर्दू स्पीकर्स हमारे यहाँ पर हैं। बिल्कुल ठीक। और इसी पे हम आज बातचीत करेंगे अरविंद। और हम बहुत ज़्यादा, मेरी कोशिश होगी कि हम जो टिपिकली जो हम ज़्यादातर सब्जेक्ट टच करते हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो ना करें और कुछ ज़रा हट के बात करें। तो सबसे पहले तो आपको ये कि आप पाकिस्तान आ चुके हैं, आपने मुझे बताया था। तो आपका विजिट हो चुका है, तो कहाँ कहाँ आप गए और कैसा रहा, लोगों को कैसा पाया आपने, और पाकिस्तान को पाकिस्तान देख के आपको कैसा लगा। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ऐसा करते हैं, कुछ साल पीछे चलते हैं। मैं तकरीबन 10 साल का था। 1995-96 की ये बात है। मेरी मदर की नानी का जो घर है वो बॉर्डर के बिल्कुल एक आखिरी गांव है जी, हिंदुस्तान में, राजस्थान में। तो हम वहां पर अक्सर छुट्टियों पर जाया करते थे। और वहां जाकर हम ये देखते थे कि जैसे गांव से थोड़ा सा आप बाहर आगे जाते हैं तो ऑपरेशनल पोस्ट बनी होती हैं हर 100-200 मीटर के ऊपर। तो उन पर चढ़ के आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जिंदगी कैसी है। तो हम जब छोटे थे तो उन पे चढ़ के जब हमने देखा तो उस तरफ के खेत खलिहान आपको दिखाई देते हैं, आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं ये अब एक बच्चे के जहन में क्या बात हो सकती है उस वक्त कि जी काश मैं उस तरफ जा जा सकूं और उन लोगों से मिल सकूं, उनसे पूछूं कि वो कौन है आखिर और मुझ में और उनमें क्या ऐसा फर्क है जिसकी वजह से ये जो हमारे दरमियान इतना बड़ा बॉर्डर है। तो खैर बड़ा होता चला गया। उसके बाद में खैर अब मैं न्यूजीलैंड का सिटीजन हूँ, यहाँ रहता हूँ। तो फिर यहाँ रहने के कुछ फायदे ये भी हैं कि आप पाकिस्तान जाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना कि किसी हिंदुस्तानी के लिए हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान जाया जाए। और वो ख्याल कब आया कि आज से तकरीबन 4 साल पहले हम अमृतसर गए। मैं अपनी मदर और नानी के साथ में गया वहाँ दरबार साहिब दर्शन करने के लिए। तो वहां से जब हम बॉर्डर की तरफ गए शाम को, जो वाघा पे सेरेमनी होती है, वाघा अटारी बॉर्डर पे, तो वो जब सेरेमनी खत्म हुई तो उसके बाद में हमने देखा कि एक फैमिली है उस पार जो हमारी तरफ यूं हाथ हिला रही है। तो हमने भी हाथ हिलाया। तो इतने में वो बीएसएफ के जवान आए और उस तरफ से रेंजर्स आए कि नहीं नहीं नहीं, आप हाथ नहीं हिला सकते हैं ऐसे। तो फिर वो बात मेरे दिल को कहीं ना कहीं पे छुई और मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ पर। हम जब होटल गए तो मैंने ये अपनी वाइफ से और अपनी माँ और नानी से कहा कि आज हम जहाँ से होकर आए हैं वो क्या था। तो मदर और नानी तो खैर वो हमारी जिस तरह से माई होती हैं वो उतने डेप्थ में नहीं आते। वो कहते बेटा बहुत अच्छा था, देश के जवानों को परेड करते हुए देखा और ये देखा वो देखा। वाइफ ने मेरी कहा कि मुझे ऐसा लगा कि वो एक नफरत का बाजार लगा हुआ था वहां पर, कि वो जिस तरह से एक दूसरे को घूर के देखते हैं कुछ और वो वहां से आपको मोहब्बत की वो जो एक वाइब होती है वो नहीं आती। हाँ, अपने देश से मोहब्बत और देशभक्ति का, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो कूट कूट के आपके अंदर भर जाता है।
तो मुझे लगा कि वहां से हजारों लोगों के मन में ये नफरत का जो पैगाम है ये भर के हर रोज भेजा जाता है। लेकिन उस फैमिली ने जब हमारी तरफ हाथ हिलाया तो मैंने कहा कि लोग मिलना चाहते हैं और जवानों को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो सबसे कहें कि आप हाथ उनकी तरफ हिला नहीं सकते। तो वहां फिर मैंने अपनी मदर और नानी और सबको कहा, मैंने कहा अगली बार जब मैं आऊंगा तो उस पार जाकर आऊंगा, इन लोगों से मिलकर आऊंगा, ये कौन है। तो उसके 2 साल बाद जब वापस हिंदुस्तान का दौरा हुआ तो फिर मैंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। और यकीन माने जी, उस लम्हे को जब मैंने पहली बार वाघा क्रॉस करके और उस तरफ मैंने कदम रखा, वो लम्हा, वो पल मेरी जिंदगी के साथ आज भी मैं उसको हर शायद ही कुछ दिन हो जब मैं उसको याद ना करता हूँ। वहां पर जाने के बाद में भी मैं अकेला ही था, बाई फुट गया था। तो वो जो इमिग्रेशन काउंटर पे होती है, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया से आए हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं घूमने आए हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं ओके, दैट्स स्ट्रेंज। तो कहते हैं कोई खास वजह है। मैंने कहा मेरे पीछे कोई लाइन है नहीं, मैं ही अकेला हूं, अगर आप चाहें तो बता सकता हूं आपको वजह। तो मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई जो मैंने आपसे कही। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा हुआ है और हियर आई एम, तो मैं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई। और उसके साथ साथ जो कस्टम्स के लोग थे उन्होंने मुझसे पूछा भी, उन्होंने ये पूछा कि आप कोई विस्की वगैरह कुछ लेकर आए हैं। मैंने कहा नहीं जी, मुझे इस बात का एहसास है कि ये एक इस्लामिक मुल्क है, तो यहाँ पर ऐसा काम तो अलाउड नहीं है। तो ये मेरे कहने पर ही उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई यार कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि आप एक इस्लामिक मुल्क में हैं और आप नहीं लेकर आए। उन्होंने मेरी चेकिंग ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि इन्हें जाने दो यार, खुदा का नेक बंदा है। और वहां से जो मेरा सफर शुरू हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता जी। हर एक बीते हुए दिन के साथ मेरा वापस हिंदुस्तान लौट के जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ही अच्छी यादें वहां से लेकर आया हूं। और एक नौजवान की जिंदगी में बहुत सारे खुशियों के पल आते हैं। मैं अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां एक तरफ रखूं और पाकिस्तान में जो बिताए हुए जो 2 ढाई हफ्ते का वक्त था उसको मैं ज्यादा हायर रिगार्ड पर रखता हूं। और आज भी जब मैं सोचता हूं वहां के लोगों के बारे में, उनकी मेहमान नवाजी के बारे में, तो आंख भर जाती है। और ये एक मन में एक ख्याल आता है कि वो इतने बुरे तो नहीं है जितना हमें बताया जाता है। और मैं यही बात अपने देश के लोगों के लिए भी कह सकता हूं कि अगर आप जब आएंगी, आपके जैसे न जाने ये लाखों पाकिस्तानी होंगे जो आए भी होंगे, उनके साथ भी वही जो आपको प्यार, मोहब्बत, खुलूस से लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान में मुझे मिला। तो ऑल एंड ऑल मैं अगर कम से कम लफ्जों में अपनी इस पूरी ट्रिप को बयान करूं तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था जी। और मैं आपको ये कैसे कहूं कि जब भी हिंदुस्तान आने का मेरा अगर कोई इरादा हो छुट्टियों में, तो मैं चाहूंगा कि अपनी जिंदगी के कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 से 1.5 हफ्ता मैं कम से कम पाकिस्तान में बिता के जाऊं। बड़ी अच्छी यादें हैं जी, बड़े अच्छे लोग हैं। इंसान को वो बात कहनी चाहिए जो वो महसूस करता हो, जो उसने देखी हो। बहुत शुक्रिया अरविंद कि आपने इतने अच्छे जो है ख्यालात बताए पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल, और हमें भी बड़ी खुशी होगी अगर आप दोबारा आएँ और हमसे भी आप मिल सकें, इस्लामाबाद आएँ, लाहौर आएँ, सब जगह। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगती है और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपसे पूछा गया कि आप कहीं कोई ड्रिंक तो लेकर नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पीता नहीं है या यहाँ कोई रखता नहीं है। अभी 4-5 दिन में न्यू ईयर नाइट आने वाली है और काफ़ी मेरे ख्याल है अगर बहुत नहीं तो 40% लोग ऐसे ज़रूर हैं जो हर जगह टक्कर मार रहे होंगे कि कहीं से कोई बोतल मिल जाए, चाहे वो बैसी हो, चाहे वो स्वन यार भंडारा जो बड़े फेमस है मरी ब्योरी के, उनके पास से। तो ये थोड़ी सी मुझे हिपोक्रेसी लगती है हमारी कंट्री की कि हम एक चीज़ करते हैं उसके बाद हम ये प्रचार करते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो उस पे बल्कि मुझे बड़े अच्छे एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं पीजे मीर साहब, तो वो कहने लगे अगर ये इसको लीगल कर दें तो इनको बहुत सा टैक्स मिल जाएगा, जो कि अब लोग छुप छुप के लेते हैं और वो टैक्स जो है वो नहीं मिल पाता। तो क्योंकि रुकते तो है नहीं कोई इस चीज़ में। ये एक वाहिद चीज़ है जिसको कि मेरे ख्याल है हर रिलीजन में ही मना किया गया है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, लेकिन लोग पीते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है। और पाकिस्तान में भी इसी तरह से है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताइए कि
क्या आप समझते हैं? मैंने देखा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या चाहे इंडियंस हों जो इंडिया में नहीं रहते और दुनिया में किसी भी जगह रहते हैं, तो उनको ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका ना हो, कि उनको ये लगता है कि जी हम तो अपने कंट्री से बहुत मोहब्बत करते हैं और जो कंट्री के अंदर रहते हैं वो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। और लेकिन बात यह है कि जहाँ पे आप लोग रहते हैं, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, एक वो फैसिलिटीज़ आप लोग उठा रहे होते हैं, आपके यहाँ ना लाइट जाती है, ना आप लोगों को किसी और तरह का प्रॉब्लम होता है, चाहे हेल्थ वाइज हो या कुछ भी, जो कि इन दोनों मुल्कों में रहने वाले लोग फेस करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट्स को या एस्टैब्लिशमेंट को या किसी को, और जो बाहर बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा मोहब्बत है कंट्री से क्योंकि वो तो पढ़ाई कंप्लीट होते हैं? प्लीज़ अपने ऊपर ना लिएगा, मैं आपके ऊपर कोई बात नहीं कर नहीं रही। कोई बात हम्म, तो वो लोग तो कंट्री में नहीं रहते, आप लोग को तो जैसे डिग्री मिलती है, कुछ मिलती है, जिसको भी मौका लगता है वो लाजमी बाहर चला ही जाता है। तो क्या ये कहना सही है जो लोग मुल्क में रहते हैं उनको कि जी जिस हाल में हो उसी में रहो और कोई क्रिटिसाइज ना करो, कुछ मत बोलो? बड़ी अच्छी बात की है जी आपने, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है। मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो वजाहत करूंगा वो आई गेस मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आई गेस मैं उन सब के लिए बात कह सकता हूं। देखें जी, आज हम जिसको मुल्क और देश कहते हैं, अगर आप 200-400 साल पीछे जाएं या उससे पीछे जाएं तो देश वही उसी को कहते थे जो कि आपका अपना एक छोटा सा इलाका है जिसमें आप रहते हैं, और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट उस जमाने में राज्य कहते थे, ठीक है। और जो अगर आप और एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं इंडिया की तो उसमें फलाना देश और ये देश, उसका भारत से मुराद नहीं होती थी, वो एक राज्य की मुराद होती थी। खैर, तो वहां से जब लोग एक दूसरे को जो है, माफ करें आरजू साहिबा मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं यहाँ पर। जी जी। जी जी माफ करें, मैं आपको देख नहीं पा रहा था, तो वो बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो ऐसे लगता अच्छा। है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी आप जी जी। सामने हैं तो खैर, तो हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो देश का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, वो आज लोग कहते हैं जी आपने पढ़ाई कर ली वहां से और हिंदुस्तान ने आपको पाला पोसा बड़ा किया और आप वहां चले गए, उनकी खिदमत कर रहे हैं। इंसान की फितरत है हिजरत करना, पलायन करना, एक अच्छी जिंदगी की तलाश में, अच्छी नौकरी हो, कारोबार हो, किसी की भी तलाश में। हमारे यहाँ भी आज भी लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आप पाकिस्तान में एक सूबे से दूसरे सूबे में, इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं वजूहात की वजह से वो माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि वहां जाकर आप अपने लोगों को, अपने वतन को भूल जाएं। यहां पर मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जैसा कोई भी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी जब भी कोई अच्छी चीज को देखता होगा बाहर के मुल्कों में, तो वो ये सोचता होगा कि काश यही चीज मेरे मुल्क में होती तो कितना अच्छा होता। कोई भी अच्छी कोई इमारत बनी हो, अच्छी सड़क बनी हुई हो, अच्छी कोई फैसिलिटी हो, लोगों के साथ में अच्छा सलूक हो, तो उनके दिल में एक ही बात आती है कि काश बैक होम भी ऐसी चीजें होती। तो बाहर जब आप जाएंगे अपने घर से, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, शायद इसके अंदर इसके बाद कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता। जब इंसान छोटा होता है, जब वो जब आपकी बहुत कम उम्र होती है, तो माँ कहती है मेरा बेटा शेर है, और वो वाकई में अपने आप को शेर समझने लगता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, घर से बाहर जाता है और गली के मोहल्लों के लड़कों के साथ खेलता है, कभी उसको कुट पड़ती है, तब उसको आके पता चलता है कि नहीं यार, मैं शेर नहीं हूं। तो जब आप दुनिया को देखेंगे, आप अपने घर के अंदर रहेंगे, तो आपको अपना घर दुनिया में सबसे अच्छा लगेगा। जब आप उस घर को छोड़ के मोहल्ले में दूसरे घरों को देखेंगे, तो आप आप घर आके बताएंगे कि मैंने उन फला आंटी के घर में ये चीज देखी, मम्मी बड़ी अच्छी थी, हमारे पास ये क्यों नहीं है। आप अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, फिर आप उस मोहल्ले का कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे अपने मोहल्ले से कि देखो वहां तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। मॉडल टाउन के जो लोग हैं या फिर जो गुलमर्ग के हैं, वो सोचते हुए कि हम कितने लकी हैं जो लाहौर में रहते हैं। वैसे इस्लामाबाद वाले जो हैं उनको भी महसूस होता है कि हाउ लकी वी आर। अगर आप कराची के को जाके देखें, शहर को देखें, फिर दूसरे मुल्क को देखें, तो वही बात है जी, जब आप दूसरे मुल्क पे चले जाते हैं तो वो कंपैरिजन आप अपने मुल्क से ऑटोमेटिकली आप करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो एक, इसमें कोई ऐसी कोई मैं बात नहीं बता रहा, ये इंसानी फितरत है।
आप फिर वो चाहे आपका घर हो, मोहल्ला हो, शहर हो या मुल्क हो, आप कंपैरिजंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप अपनी मोहब्बत में अपने लोगों के लिए वो आप चाहते हैं कि वो चीज उन्हें उनके पास हो। बाकी लोगों में अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता कि कोई उनमें कोई बाहर के मुल्क पे जाके और अपने मुल्क से कोई मोहब्बत उनके लिए कम हो जाती है। मैंने प्रोफेसर इश्तियाक साहब से बात की थी। मैंने कहा सर मैं यहाँ रहता हूँ पर मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ की सिटीजनशिप लूं, तो मगर मेरे हर रास्ते पर मेरे लिए रुकावटें हैं एक इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम दुनिया में जहां कहीं भी रहो, ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जहां कहीं भी रहो, जब तुम सड़क पर चल रहे होगे तो कोई तुम्हें देख के यही कहेगा कि देखो कोई हिंदुस्तानी जा रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि कोई अंग्रेज जा रहा है। तो ये बदकिस्मत है हम लोग जो इन चक्करों में पड़े हैं, कंट्री और ये सब। आप अगर देखें आज से 100 साल भी नहीं हुए हैं ये पासपोर्ट आए हुए, तो उससे पहले दुनिया में कहीं पर भी जाना कोई मुश्किल नहीं था। और इस्लाम के मुताबिक तो पूरी दुनिया जो है ये तमाम जो इंसान है उनके लिए है, और हर इंसान को हक है कि वो जहां चाहे वहां रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं अरविंद कि जो इंडियंस हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जो इंडियंस हैं, और वो यूरोपियन सोसाइटी में या अमेरिका में या यूरोप में आप क्या समझते हैं कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और कहाँ तक उनको जो है समझा जा रहा है, उनकी कहाँ तक रिस्पेक्ट की जा रही है, और बेसिकली वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए? रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं जी। आज आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं हिंदुस्तानी। सिमिलरली पाकिस्तानीज भी, ऐसी बात नहीं है, वो भी पीछे नहीं है। हाँ, उस तादाद में नहीं है जैसे इंडियंस हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। मगर जो आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उन्होंने भी दुनिया में अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे बड़ी खिदमत तो मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज रेमिटेंसेज हैं, फिर वो चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो हम यहाँ के लोग भेजते हैं, उससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होता है जी। इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। और ना सिर्फ वो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। एक वक्त था अंग्रेज हमारे यहाँ पर आया, उसने हमें बहुत कुछ हमारा यहाँ पे लूटा भी, हालांकि हमें कुछ देकर भी गए। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर आके काम करके कुछ 4 पैसे कमा के घर बेचते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ थोड़ा थोड़ा करके ही सही आबादी का फायदा उठाएं, जो अंग्रेजों को दिया है वो वापस लेते हैं। सही। लेकिन आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो भी वहाँ पे कोई रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, स्पेशली क्योंकि अब तो बहुत आपको मालूम है कि इस्लामोफोबिया और इस तरह की बातें निकल आई हैं। जो न्यूजीलैंड में मस्जिद पे फायरिंग हुई थी, उसके बाद जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी जाके इस तरह की बात कई जगह पे की है इस्लामोफोबिया के हवाले से। तो आपको लग रहा है कि ये एक जो कहना चाहिए एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये कि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है यूरोप में भी? देखें जी, पहली बात तो मुझे इस लफ्ज इस्लामोफोबिया से ही बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज है इस्लामोफोबिया या कुछ और। जब आपने वैसे बहुत सारे सवाल कर दिए एक ही साथ, मगर जब आप किसी का गला काटेंगे और अल्लाह अकबर बोल के गला काटेंगे, तो फिर दूसरे को क्या इल्जाम देना है। जिन लोगों ने, पाकिस्तानी थे वो 2-3 जो फ्रांस में जिन्होंने चाकू मारे किसी को, तो एक तरफ तो इमरान खान साहब यूएन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे, दूसरी ही तरफ उनके ही मुल्क का एक शहरी लोगों को चाकू मार रहा था। ये डिफरेंट सोसाइटीज हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस किस्म के मुआशरे में आ रहे हैं। हिंदुस्तानियों को तो काफी हद तक पता होता है। हाँ, पाकिस्तानीज के साथ ये बहुत बड़ा एक मसला है, लेट मी टेल यू दैट। और मसला इस किस्म से है कि वो उन्हें नहीं पता कि ये मुल्क की जो बुनियाद किन वैल्यूज पर रखी गई है। तो बेहतर हो कि वो पहले यहाँ पर आके और यहाँ के आइन को पढ़ें। वो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ जी, पाकिस्तानी ऐसे हैं यहाँ पे इन मुल्कों में जो आके हलफ उठाते हैं जब आपको सिटीजनशिप लेनी होती है कि आप इस मुल्क के लिए, इसके आइन के लिए, इसकी वैल्यूज के लिए आप वफादार रहेंगे। तो जब आपने हलफ उठा ली है एक सेकुलर मुआशरे में रहने की, उनकी वैल्यूज को एक्सेप्ट करने की,
उसके बाद में आप खड़े होकर कहते हैं जी जिन्ना साहब बिल्कुल ठीक थे, दो कौमी नजरिया बिल्कुल ठीक था और मुसलमानों को चाहिए कि वो जहां कहीं भी माइनॉरिटी में हैं वो अपने लिए एक अलग मुल्क, अपने लिए एक अलग जगह वो जो है उसकी उसकी तख्लीक करें। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो जाते हैं। तो जहां तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे एक अटैक हुआ, पूरी पूरी दुनिया ने उसको देखा। एक शख्स आया ऑस्ट्रेलिया से और उसने आकर और जो लोग थे मॉस्क के अंदर इबादत कर रहे थे जुम्मे के दिन, उन पर जाके अंधाधुंध उसने फायरिंग करी, जिसकी मैं नहीं समझता इस मुल्क के अंदर, इस सोसाइटी में कोई भी ऐसा कोई शख्स होगा जिसने उसकी मजम्मत ना की हो। हमारी पार्लियामेंट के अंदर आप देखें तो जो है कुरान पाक की तिलावत हुई, पूरे के पूरे शहर, पूरा जो भी हमारे बड़े शहर हैं सारे के सारे, मैं खुद नहीं इस बात का विटनेस हूं, हमारे दफ्तरों के अंदर अगले जुम्मे के दिन जब अजान दी गई तो वो लाउड स्पीकर्स में दी गई और नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हुई। लोगों ने कहा कि हम बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, मगर मैं समझता हूं हमारी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा जेस्चर किया और हर एक दफ्तर हो, कुछ सड़क पर हो, कहीं पर भी हो, लोग मुसलमानों के लिए हमदर्दी में पूरा मुल्क रुक गया और सब ने मिलकर अजान दी। लोगों ने ह्यूमन चेन्स बनाई, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर अपने मुसलमान दोस्तों को कहा कि आप मस्जिद में जाएं, हम खड़े हैं आपके लिए, हम खड़े हैं और हम बेहद शर्मिंदा हैं कि आपके साथ ये हुआ। तो पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा किस तरह से मुसलमानों ने भी उस पर रिएक्शन दिया और हमारी प्राइम मिनिस्टर की बहुत तारीफ की उन्होंने कहा कि काश ऐसी प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे होती। उसके थोड़े ही दिनों बाद हमने ये वाकया मार्च में हुआ, उसके थोड़े दिनों बाद ईस्टर में श्रीलंका में बॉम्बिंग्स हुई। तो मैं ये सोच रहा था कि ठीक वैसा ही रद्द-ए-अमल इस्लामिक मुल्कों की तरफ से भी आएगा, कंडेमनेशन आएगी और वो खुलकर इसकी मजम्मत करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और वो जेस्चर, यहाँ 50 लोग मारे गए, वैसे तो एक इंसान की मौत भी मैं नहीं समझता कि अगर उसके 1000 भी मारे जाएं तो कोई किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर फिर भी श्रीलंका के अंदर 5-6 गुना ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ 50 थे तो वहां पे 250 के करीब लोग मारे गए, तो उस पर दुनिया ने वो रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे शायद इस सोसाइटी के लिए वो नई बात थी और बैक होम हमारी कंट्रीज के अंदर ये रोज की जिंदगी बन गई है। मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूँ, आपने सवाल खड़ा किया है, शायद ये एक लम्हा फिक्रिया हो पाकिस्तानी अवाम के लिए, और माफ करें मेरी बातें थोड़ी सख्त जरूर हैं, मगर नहीं कोई बात नहीं, आप बात कीजिए। जी जी, हर इंसान को हक है कि वो अपने दिल की बात कहे। मैं मोहब्बत बहुत करता हूं, मगर उसके बावजूद मेरे शिकवे अपनी जगह पर हैं। वो शिकवे मेरे नहीं, अल्लामा इकबाल साहब के भी थे, तो उन्होंने भी, खैर उस पे वो एक अलग मौजूद, उस पे नहीं जाते हैं। तो उनका अल्लाह से शिकवा था, मेरा पाकिस्तानियों से शिकवाया, हालांकि इतना तो मुझे अलाउड होना चाहिए। तो खैर एक लिस्ट है जी मैंने तैयार की है। एक अटैक हुआ चर्च में और ये 2017 में हुआ आपके क्वेटा शहर में, जिसमें 9 लोग मारे गए, 57 जख्मी हुए। एक सुसाइड अटैक हुआ, क्रिश्चियंस जो ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे थे लाहौर में मार्च 2016 में, जहां पर 70 लोग मारे गए, 340 जख्मी हुए। 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए लाहौर की चर्चेज में मार्च 2015 में, जिसमें 14 लोग मारे गए, 70 जख्मी हुए। एक ट्विन सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ पेशावर में, वहां की चर्च के अंदर, 2013 के अंदर ये वाकया पेश आया, जिसमें 80 लोग मारे गए। 2009 में तकरीबन 40 घरों को आग लगा दी गई और उनके चर्च के साथ में उसको भी जला दिया गया। ये हुआ गोजरा के अंदर पंजाब में, जहां पर 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 2005 में फैसलाबाद के अंदर क्रिश्चियन स्कूल और चर्चेज के अंदर आग लगाई गई। तो ये सब जो जब हुआ तो उसके बाद में क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज को विजिट किया? तो जवाब है कि नहीं किया। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई बाइबल की तिलावत हुई? आज क्रिसमस का दिन है, नहीं हुई। ठीक है जी। क्या ब्रॉडकास्ट हुई चर्च से कोई सर्विस पूरे नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि एक पैगाम हो हुकूमत की तरफ से कि हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
तो पाकिस्तानी मुसलमानों ने क्या ह्यूमन चेन्स बनाकर और अपने ईसाई जो भाई हैं बहन हैं क्या उनके लिए वही जेस्चर जो यहाँ पे दिखाया गया न्यूजीलैंड के अंदर क्या वो हुआ? तो जवाब है नहीं हुआ ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि उनको क्या इंसाफ मिला उन लोगों को कि नहीं। तो ये मसला तो है, मसला तो है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि यहाँ पे ओवरसीज रहने वाले जो पाकिस्तानीज हैं वो किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो इतना रिएक्ट नहीं करते। मुसलमानों में एक प्रॉब्लम ये है कि वो विक्टिम बनना ज्यादा पसंद करते हैं। जब बात उनकी तरफ आती है, सुई उस तरफ घूमती है, तो फिर वो गाली गलौज पर उतर आते हैं और बड़ी जल्दी उतर आते हैं। इसकी मिसाल है सहारनपुर के अंदर आज से तकरीबन कोई बहुत साल पहले आजादी के दिनों का वाकया है। मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान किया, तो मैं वो बयान कर देता हूँ जी। उसमें वो तारिक जमील साहब कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक जमीन का कोई लेके और कोई जमीन के टुकड़े को लेके फसाद हुआ। हिंदू कहने लगे जमीन हमारी है, मुसलमानों ने कहा ये हमारी है। मामला अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। अंग्रेज ने हिंदुओं से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स है जिसकी गवाही तुम मंजूर कर लो? तो हिंदुओं ने कहा जी हाँ, हमारे मस्जिद के जो मुफ्ती साहब हैं, अगर वो ये बात कह देते हैं कि जमीन मुसलमानों की है तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। तो मुसलमानों को खुशी होगी जी, हुण तां गल ही कोई नहीं, अब बंदा ही साडा है। तो जी वो आ गए। तो अंग्रेज जज ने पूछा कि बताएं मुफ्ती साहब ये जमीन किसकी है? तो उन्होंने कहा जी है जमीन हिंदुओं की और मुसलमानों का इस पे नाजायज कब्जा है। ये कहना ही हुआ था मुफ्ती साहब का कि वहां से सारे जो मुस्लिम बैठे थे उन्होंने सारे गालियां देनी शुरू कर दी मुफ्ती साहब को। तो अंग्रेज जज कहता है आज इस्लाम जीत गया और मुसलमान हार गए। तो वो अब ये कहने पे बहुत प्राउड फील करते हैं मुस्लिम की हाँ हाँ ये ठीक है। जब तनकीद होती है मुसलमानों पर तो वो इस्लाम को ढाल बना लेते हैं। ये मैं समझता हूं उनको नहीं करना चाहिए। मुसलमान और इस्लाम दो सेपरेट एंटिटीज है। मजहब से कोई मेरा तो कम से कम जाती तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की होगी। मेरा फड्डा मुसलमानों के साथ है कि उन्हें चाहिए कि वो इस दुनिया के अंदर जहां वो बैठे हैं उसको वो एक्सेप्ट करें कि दुनिया बदल चुकी है, इसके तौर तरीके बदल गए हैं। यहाँ पे आलिम का हम यहाँ पर जो तालीम का जो मयार है वो चेंज हो गया है। तो अगर आप मुझसे आगे बात करें पाकिस्तान को मैं किस तरह से देखता हूं तो मैं इसकी वजाहत कर सकता हूं। अगर कोई मुझसे पूछे पाकिस्तान को भाग क्यों नहीं लगे तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, ये भी मेरी लिस्ट में शामिल है ये सवाल भी। लेकिन अरविंद, आपको नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह ही इमोशनल लोग रहते हैं? आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि वो किसी बात के ऊपर गालम गलोच पे उतर आते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हम इंडिया से ही निकल के इधर आए हैं ना, कोई अलग से तो आए नहीं है। तो वहाँ पे भी इसी तरह के लोग हैं, जब कोई बात पसंद नहीं आती कुछ भी कहते हैं, कोई भी बात करते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल आपका अपना इंडियन मीडिया आपके सामने है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो कभी कटोरा खान कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ। तो एक थोड़ा सा ये है कि हाँ, हमें दोनों मुल्कों के लोगों को एक थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि क्या अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वर्ड हम किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि फिर वही हमें भी पलट कर आ सकते हैं, वहाँ दूसरा भी हमें जवाब दे सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इमोशनल तो दोनों तरफ ही हैं? और बिल्कुल साथ ही आपका जो आपने बात की कि आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान को और आप क्या समझते हैं कि कुछ बेहतरी आ सकती है, और आ सकती है तो कैसे आ सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। अब मैं यहाँ पर बैठ के और आपसे झूठ बोल के जाऊं, मुझे रात को नींद नहीं आनी। इंसान को अपने लिए कम से कम जब वो बैठता हो, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग हो सकता है प्रोग्राम को देखें, और मैं यहाँ पे झूठ बोल के नहीं जाऊंगा। आपने जो कहा 100% दुरुस्त है। हमारे लोग, हमारी सोसाइटीज इमोशनली चार्ज्ड हैं। उनको वो वही बात सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छी लगती है। वो बात जो उनके खिलाफ हो तब वो गाली गलौज पर उतर आते हैं। हमारे यहाँ पर इंडियन मीडिया जिस किस्म का किरदार अदा कर रहा है, मैं समझता हूं वो निहायत ही काबिल मजम्मत है। आप मैं बगैर किसी चैनल का नाम लिए एक हमारा सेक्शन वो है इंडियन मीडिया का जिसको हर प्रॉब्लम, हर जो कहीं पे भी वो ब्लेम करना चाहें किसी के लिए, तो वो उनके निशाने पे
कांग्रेस होती है या फिर मुसलमान होते हैं या फिर पाकिस्तान होता है। और एक चैनल ऐसा, एक सेक्शन ऐसा भी है चैनलों का जिनको हर प्रॉब्लम बीजेपी में ही नजर आती है। तो किसी ने मुझसे कल ये बात लिखी थी मेरे को वहां पे कि ये ना एनडीटीवी है ना रिपब्लिक है, ये दूरदर्शन है, अपनी ही रूट्स को संभालने में लगा हुआ है। तो आई वुड बी हैप्पी बीइंग अ दूरदर्शन। तो इंसान को चाहिए कि वो देखे, और वो ये नहीं है कि हर बात को मैं डिफेंड करने आ जाऊं। इंसान का ज़मीर, उसकी गैरत इजाजत नहीं देती कि हर गलत बात को आप बैठ के डिफेंड करें। किस मुंह से डिफेंड करें? डिफेंड करने लायक उसमें कुछ है नहीं। हाँ, इसके साथ में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की तरफ से जो कंप्लेंट्स होती हैं कि जी इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडियन मीडिया ऐसा कर रहा है, ये है वो है, तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान की तारीख कोई पिछले 4-5 सालों से ही शुरू होती है। हिंदुस्तान की एक तारीख 1947 से लेकर 2014 के बीच का पीरियड भी है, हमने वो देखा है। उसमें हमारी जो अक्सरियत आबादी है, बहुसंख्यक आबादी जो है, मेजॉरिटी, उसको ये फील होता रहा कि हम पर बार बार एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, और हम हैं यहाँ पर कि इसको बर्दाश्त यहाँ पर करते चले जा रहे हैं। मैं जब पाकिस्तान गया, लोगों ने मुझसे कहा भी कि अरविंद, हमारा एक पैगाम लेते हुए जाना, उनसे ये कहना कि अब हम मार नहीं खाएंगे, बहुत हो गया है। उनको, इस बड़े सगीर के मुसलमानों को जो लगता है ना कि वो मेजॉरिटी में हैं, तो उनको इस बात की गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। ना तो आप 1947 में मेजॉरिटी में थे, ना ही आप 2020 में मेजॉरिटी में हैं। बदकिस्मती से जो रवैया रहा है इस खित्ते के मुसलमानों का, उनको ये लगने लगा था कि वो मेजॉरिटी में हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं और उसका कोई रिएक्शन सामने से नहीं आएगा। मैं तो हैरान हूं कि ये रिएक्शन आने में 70 साल लगे, वरना जिस किस्म की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी पिछले 70 सालों में, आई डोंट थिंक कि उसके लिए इतना वक्त लगता कि एक पेशेंस लोगों में होती। मैंने आपके नेशनल टेलीविजन पे भी बैठ के बात कही थी। 2008 का मुंबई का वाकया ले लें, कारगिल की जंग ले लें, कोई भी जंग ले लें, जब भी कुछ ऐसा हुआ, 3-4 रोज के बाद जिंदगी अपनी नॉर्मल हो जाती थी, लोग अपनी नौकरियों में, कारोबार में वापस जुड़ जाते थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था, कोई धरना नहीं लगता था। अब माहौल में तब्दीली आई है। हमारी हुकूमत जो आज है, उसने लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम किसी के अंदर जाके प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं जी आपके जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यहाँ पर आके क्या क्या काम करती हैं, कुलभूषण जाधव और पता नहीं क्या क्या। मेरा उनसे सिर्फ एक ही कहना है कि इस खित्ते के अंदर बदमाश का किरदार जो है वो आपने अदा किया है। अगर सामने से कोई आपको जवाब देना शुरू कर दे, तब आपकी चीखें निकल गई हैं। ऐसे नहीं होता है। तो एक बड़ा चौधरी जो होता है जी, वो कभी छितर नहीं खाता। उसके पास पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार वी वुड बी एट द रिसीविंग एंड? कभी कभार ऐसा भी होगा, हम पलट के जवाब भी देंगे। भाई, हमारे अंदर सलाहियत नहीं है क्या? हम काबिल नहीं है क्या इसके कि हम जवाब ना दे सकें? जब वो जवाब आया तब चीखें निकल गई, और तब लगा कि नहीं जी आरएसएस और फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तानी आरएसएस के बारे में जितने मिस इन्फॉर्म्ड हैं, सॉरी टू से, ये बात आपको शायद किसने नहीं कही होगी, उतना मैं नहीं समझता कोई और है। इमरान खान साहब ने जो पिछले 2 सालों में एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि जी आरएसएस को पता नहीं खा जाएगा हमें, पता नहीं क्या कर देगा, ये है वो है। आरएसएस कोई आरएसएस का जो क्लेम है वो हिंदू धर्म के ऊपर नहीं है, हिंदू मजहब के ऊपर वो क्लेम नहीं करते। उनकी एफिलिएशन, उनकी अलीजेंस इस मिट्टी के साथ है, सरजमीने हिंदुस्तान के साथ है। वो अपने आप को इस मिट्टी से जोड़ के देखते हैं, और वो इंडियन नेशनलिज्म जो है उसकी बात करते हैं। तो एक वतन परस्त होना, कौम परस्त होना, मैं नहीं समझता कि वो गलत है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप एक भी मुसलमानों की तंजीम बताएं मुझे पूरी दुनिया के अंदर, आप अल शबाब अफ्रीका से लेकर बोको हराम, यहाँ तालिबान, आईएसएस, अल कायदा, जहां मर्जी चले जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, न जाने कौन कौन सी, इनमें से एक की भी एफिलिएशन किसी खित्ते के साथ, इस जमीन के टुकड़े के साथ हो तो बताएं। सबकी वाबस्तगी मजहब के साथ है। तो आरएसएस
हिंदुत्व के नाम पे, मजहब के नाम पे कोई काम नहीं करता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको मैं दूर कर दूं यहाँ पर। लेकिन आगे। अरविंद, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कही है कि हम्म। अगर कोई हमारी ज़मीन यानी पाकिस्तान की ज़मीन को कोई इस्तेमाल करता है किसी जगह भी अटैक करने के लिए, गलत काम करने के लिए, तो पाकिस्तान उसका साथ नहीं देगा, और अगर हमें एविडेंस दिए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एक्शन होगा। तो अगर कोई इस तरह से करता है कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करे और कोई इस तरह की कार्रवाई करे, तो उसमें आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के लोगों को तो नहीं इन्वॉल्व कर सकते ना। वो एक हो सकता है कि मैं इनकार नहीं कर रही इस बात से, लेकिन हो सकता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं हो जो कि इस तरह की हरकतें करना चाहते हों, और वो ये चाहते हों कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस बेहतर ना हो, और वो उसको ख़राब करने का सबसे बेहतरीन तरीका उनके पास यही है कि वो भारत में जाके कोई गड़बड़ करें या भारत से यहाँ आके कोई गड़बड़ करें, और पता लगे कि एक थर्ड पार्टी, जैसे एक थर्ड पार्टी के तौर पे इस तरह से सारा नॉन कुछ करें और नॉन ना स्टेट हो एक्टर। तो फिर बिल्कुल नहीं। नॉन स्टेट एक्टर कह लें आप या जो कह लें, लेकिन उसमें आप गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें ऐसा क्यों हम कोई काम नहीं कर पा रहे जिससे इन लोगों को पकड़ा जा सके, एक एविडेंस दिया जाए प्रॉपर तरीके से और उसके ऊपर कार्रवाई हो, दोनों मिल के बैठे, दोनों कंट्रीज मिल के बैठे, क्योंकि ये दोनों के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए भी और आपके लिए तो है ही। तो दोनों मिलके बैठे हैं और इसका हल निकालें कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे सजा दी जाए। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज़ पे काम करें? हमारी तरफ से तो ये बहुत बार आपके लिए तजवीज आई है कि हम कोई जॉइंट काउंटर टेररिज्म के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस पर काम करते हैं और उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, और बिल्कुल जो लिंक्स हैं किसी के भी किसी के साथ में, वो जो भी डिटेल्स हैं उनको शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने उसको कबूल नहीं किया है। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की है, ये एक ऐसा टर्म है जिसको बार बार लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो ये बात को ना समझे। देयर इज नो सच थिंग इन दिस वर्ल्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स। एक मुल्क है, उसकी बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्री के अंदर रहने वाला हर एक शख्स वो आपका सिटीजन है, चाहे उसने पासपोर्ट लिया हो या कोई जो भी सीएनसी कोई शिनाख्ती कार्ड बनाया हो या नहीं बनाया हो, इररेलेवेंट है ये बात। वो आपका शहरी है, आप उसके ऊपर नजर रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाता है और कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जब पाकिस्तान एक ही सांस में तो आप ये कह देते हैं कि जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दूसरी ही सांस में आप एफएटीएफ पे अपनी सफाइयां पेश कर रहे होते हैं दुनिया को कि नहीं जी हम टेररिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे देखें हमने इतने इतने लोगों को जेलों में डाल दिया है, हमने इन तंजीमों को बैन कर दिया है, इनकी कोई एक्टिविटीज हम नहीं होने दे रहे। तो फिर वो क्या है? आप दो बातें नहीं कर सकते हैं, ये खुला तजाद है जी। वो जैसे सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं ये तो एक खुला तजाद है कि आप ये मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। वो बंदा कह रहा है, अजमल का साहब, वो ये कहता है कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे ईद पे नया आप जो है कुर्ता पजामा जो भी है वो दें, और वो कहते हैं कि वो नहीं दे पाए मुझे। आज साउथ पंजाब में ही मिलिटेंसी क्यों है? जितनी भी बैंड तंजीमें हैं उनके हेडक्वार्टर्स या उनके जो भी उनकी एक्टिविटीज है वो साउथ पंजाब में ही क्यों है, वो लाहौर में क्यों नहीं है? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वहां पर लोगों के लिए जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और बहुत ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है। और जहां पर आप इतनी बड़ी तादाद में आवाम को डिप्राइव कर देंगे तो वहां पर फिर दहशतगर्दी नहीं होगी, दहशतगर्द पैदा नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम गैरत ढूंढते हैं मगर भूखे नंगे लोगों में, ये तो कोई बात ना हुई। आप एक ऐसे लेकिन आदमी जिसके पास में 2 वक्त की रोटी ना हो, आप जाके वहां पे गैरत तलाशते फिर रहे हैं। देखें जी, पाकिस्तान और टेररिज्म, ये आप भूल जाएं कि मैं हिंदुस्तानी हूं या कोई और हूं। आप दुनिया आपको किस तरह से देखती है आप वो देखें। जब आपके सिटीजन दूसरे मुल्कों में जाते हैं या वीजा के लिए एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, किसी पासपोर्ट आपका लेके किसी एयरपोर्ट पे वो लैंड होते हैं, उनको किस तरह से शक की नजरों से देखा जाता है, वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो इसके बाद ये कहना कि नहीं जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो यहाँ से आ जाते हैं वहां से आ जाते हैं,
पैदा किए हैं आपने। ऐसा, और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर ऐसे लोग हैं, दुनिया भर के अंदर हैं, मगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही है। देखिए अरविंद, इस तरह के लोग जो कि कहना चाहिए बहुत गरीब हैं, या जो कहना चाहिए कि गरीबी की रेखा से नीचे जिन्हें बोला जाता है, वो तो हिंदुस्तान में भी बहुत हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि लोग टेररिस्ट बन रहे हों या टेररिस्ट बना दिए गए हों। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि अभी देखें, वैसे हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, लेकिन ये मैं कि सॉरी एक टू एक इंटरप्ट, जी। हिंदुस्तान में रिक्रूटमेंट नहीं होती है ऐसी जगहों पे। अच्छा, आरएसएस के लिए कह देते हैं, चलें, लोग कहते हैं, अब पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी कहता है जी आरएसएस दहशतगर्द तंजीम है, ठीक है। तो आरएसएस उन गरीबों के मोहल्लों में जाके क्या लोगों को रिक्रूट करती है कि आओ हमारे साथ, हमने जाना है कोई होली वॉर पे। आरएसएस के लोगों ने कितनी बार एलओसी क्रॉस करके नहीं पाकिस्तान नहीं में आए नहीं। हैं? क्या हम अ, अक्साई चीन 1962 की जंग हम हारे चीन से? क्या हमने आरएसएस के कोई दहशतगर्द बना के अक्साई चीन को कैप्चर करने के लिए भेजे? कैसी ये, देखें जी, रिक्रूट करना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान होता है जहां पे गरीबी है। मैं सिर्फ इतना, मेरा पॉइंट है। तो वो अपनी जी। जगह पे मैं समझता हूँ दुरुस्त है। नहीं अरविंद, देखें, इस तरह का कुछ, ये एक नैरेटिव है जो आप लोगों ने खुद ही अपने दिमागों में सेट कर लिया है कि यहाँ पे कोई रिक्रूटिंग हो रही है और इस तरह से भर्ती किए जा रहे हैं टेररिस्ट बनाने के लिए। ऐसा नहीं है। बल्कि मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रही, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इस जगह से निकलते हुए या इस टॉपिक से हटते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान ने भी एक डोजियर बनाया है जो लेके वो यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं या जा चुके हैं, और उसमें बताया कि जी इस तरह से टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वही वही सेम चीज़ जो आप लोगों ने ठीक है, कही, मैं आता ठीक हूँ है, उसके ऊपर। वही 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 चीज कही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज के उस चीज का हल निकालना चाहिए बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। मैं ये हल, नहीं कह रही, देखे, मैंने नहीं कहा, एक दफा भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, यहाँ की जमीन कभी इस्तेमाल हुई और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन अब उस चीज को बढ़ा देना कि यहाँ पे तो टेररिस्ट बनाए जा रहे हैं गरीबी की वजह से, जिसके पास खाने को नहीं है वो उससे जाके कहेंगे जाओ उधर जाके फट जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ना यहाँ पर हो रही है इस तरह की बात, और ना ही मेरे ख्याल है भारत में हो रही होगी, क्योंकि भारत में भी बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो टेररिस्ट बन जाए। तो हम उस चीज़ को मजीद खराब करने के बजाय अगर हम कोई ऐसी बात करें कि हम उस चीज़ को बेहतर कर सकें, हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे गलती को। मैं खुद करती हूँ, अपनी अपनी गवर्नमेंट को भी बोलती हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को भी कहती हूँ। लेकिन बिल्कुल हर चीज़ को इस तरह कर देना कि सबके सभी ऐसे हैं और बिल्कुल ये तो उस मैं पर सबको इनको वो हो रहा है, वो बहुत मतलब मैं नहीं समझती कि बिल्कुल पाकिस्तान एफएटीएफ में है, मुसीबत में भी है, एफएटीएफ से निकलना है और चले उसी के बहाने से ही कुछ तो कर रहे हैं। 21 पॉइंट्स में से निकल गए, ठीक है, चाहे कोई भी वजह रही हो ऐसा करने की, करना पड़ गया हो जो कह लें आप लोग, लेकिन कर तो रहे हैं और अच्छी बात है कि कर रहे हैं। बाकी में से भी निकलना चाहिए और बिल्कुल प्रेशर होना चाहिए, वर्ल्ड कम्युनिटी का प्रेशर होगा तो बिल्कुल काम करेंगे। बड़े अरसे बाद जो है वो फिर हाफिज़ सईद को पकड़ा गया है, फिर बंद कर दिया गया हाफिज़ सईद को। तो इन चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हर तरफ से, मुल्क के अंदर से भी बाहर से भी क्रिटिसिज्म होता है, तो फिर काम भी करना पड़ता है और करते हैं। मगर ये कह देना कि नहीं हमारा भारत का कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बिल्कुल क्लीन है और सारा कसूर हमारा है, वो चीज़ मैं आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। मैंने वो कहा भी नहीं है। अगर आपने नोटिस की हो तो मैंने ये बात कही कि जरूरी तो नहीं कि हर वो जंग जो पाकिस्तान के साथ में लड़ी जाए, ठीक है, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो। हम वो हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि हम एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाके भी जंग लड़ सकते हैं, जब वो सारी जंगें हमारी टेरिटरी में आके लड़ते हैं। पिछले 70 सालों में जितनी भी जंगें हुई हैं, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, वेदर इट इज 48, 71, 65, 1999, हिंदुस्तान ने आज तक कभी भी पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है। लेट्स जस्ट एस्टेब्लिश वन फैक्ट। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई तंजीमें भी नहीं है जिनको रिक्रूट करके और बाहर के मुल्कों में ऑपरेशन के लिए भेजा जाए। ये तो एक दुनिया जानती है जी। अफगानिस्तान में जो हुआ, वहां पे लोग रहते हैं अफगान, वो अपने मुल्क को केपेबल थे डिफेंड करने में। आपने उठ के अपने बच्चों के हाथों में बंदूकें दे दी और ये कहा तुम जाओ लड़ो वहां पे, ये काम जो है सब आपका काम है, मजहब का काम है।
तो ये तो काम आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में किया है, जिससे मैं नहीं समझता कोई भी इंसान, कोई भी दानिशमंद इंसान ये कह सके कि नहीं यार ये हुआ नहीं। आप मुझे एक मिसाल दें, आप मुझे एक मिसाल दें जिसकी वजह से आप ये कहें कि जी हिंदुस्तान ने भी ऐसी फोर्सेस को ट्रेन करके और वहां पे भेजा हो, है क्या कहते हैं, पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। 1987 में क्रिकेट डिप्लोमेसी टूर हुआ। जनरल जिया भारत आए, जयपुर में एक टेस्ट मैच खेला गया। आई एम श्योर जिन लोगों की मेमोरीज में, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मगर बाद में जब उसके बारे में पढ़ा, 1947 के बारे में भी जानता हूँ। लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता, वो ये चीजें नोटेड है किताबों में। तो खैर वो आए भारत और वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी गए, वहां पे पढ़े हुए थे। एंड देन वो हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह साहब से भी मिलने गए। तो उनसे वो कहते हैं, पंजाबी, आई होप आप तो समझ सकती हैं, बाकी लोग भी समझ पाए, तो वो दो पंजाबी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। तो जनरल जिया कहते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह साहब ਇੱਥੇ भी पंजाबी ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ भी पंजाबी ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ लड़ाई जो भी है, दंगा फसाद है, इससे कुछ नहीं रखा, आओ मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत नाल रहिए। तो ज्ञानी जैल सिंह ने आगे से जवाब दिया कि जनरल साहब आ तो नहीं हो सकता कि जनानी घुंड भी कड्डे ते अख भी मारे। इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं हो सकता जनरल साहब की जनानी पर्दा भी करे और आंख भी मारे। तो ये कह के वो जनरल जिया समझ गए बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद मीटिंग खत्म होगी, वो वापस चले गए। तो पंजाब हो, यहाँ पे हो, ठीक है, आज कश्मीर में हो, अब कोई आप कह देंगे कि जी बांग्लादेश में ऐसे हुआ, तो बांग्लादेश में क्या हुआ वो मैं ना कह के आप कुदरतुल्लाह शाहाब साहब की जो उनकी किताब है शाहबनामा, उसको पढ़ें। उसके बाद में हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक पाकिस्तान ने पब्लिश नहीं की है, मगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो बंदा चाहे जाके पढ़ सकता है। वो हमीदुर रहमान कमीशन पाकिस्तान में बिठाया था, इंडिया का नहीं था, वो किसी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं था, वो आपका था। जब आप लोगों के इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनको सलब करते हैं, तब ऐसा होता है। क्या वजह है कि 4 सूबे हैं पाकिस्तान, आप उनको एक कौम में उनको पिरो ना सके। अगर मजहब वो बुनियाद होता तो मशरक़े पाकिस्तान टूट के अलग नहीं होता। लोगों की एक जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी है, उसको तस्लीम करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि लोग कहते हैं जी एक ही धागे में पिरोने की जब कोशिश होती है तो कहते हैं जी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हिंदुस्तान की कोई राष्ट्रभाषा, कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें और रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। तो हमने लोगों की अपनी अपनी जो उनका सब एथनिक नेशनलिज्म है, हमने उसको भी कबूल किया है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी कबूल करे, नहीं तो आप अपने लिए जो है प्रॉब्लम्स इकट्ठी यहाँ पे कर रहे हैं। छोटी सी बात है, पता नहीं आपकी एस्टेब्लिशमेंट को किसी को भी समझ में क्यों नहीं आती। मैं आपको ये कहते चलूं इसी एक ही सांस में, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान को भाग लगे, पाकिस्तान टूटे ना, पाकिस्तान आबाद हो। जब आग आपके पड़ोसी के, हमसाये के खेत में लगती है, उसकी लपटें आपके यहां भी आती हैं। जब आपके अफगानिस्तान में जब प्रॉब्लम थी, तो ये वॉर ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तान में लाखों में रिफ्यूजीज आए। जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, आज तक ये जो सीएए एनआरसी हम भुगत रहे हैं, 5 मिलियन बंगालीज उस तरफ से आए। आज मैं अभी कुछ रोज पहले अब्दुल बासित साहब को सुन रहा था, आज भी बांग्लादेश में करीबन 5 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, और उन्होंने बांग्लादेश की सिटीजनशिप वो नहीं लेना चाहते, वो उन डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ने उनको अबेंडन कर दिया है। वो उनको घर लेकर आए। जो बिहारी आपके यहाँ बैठे हैं 1971 से 50 साल हो जाएंगे अगले साल, उनको सिटीजनशिप दें, वो आपके हैं। वो इस्लाम के नाम पे उस मुल्क में आए। कम से कम हमारे यहाँ पे कोई कहे जो तुम्हारे मसले मसाइल हैं, तो जो जिस गंगा जमुना तहजीब से आपको डर था, आपने 1000 साल इस बड़े सगीर पे हुकूमत की, और जब बारी आई डेमोक्रेटिक प्रोसेस की चलने की, जब बारी आई कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में
तादाद इन हिंदुओं की ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट में ये आएंगे। भाई अंग्रेज के यहाँ पे भी तो अंग्रेज ही आते हैं ज्यादा, हमारा नंबर थोड़ा कम होता है इंडियंस का, पाकिस्तानीज का, मगर होता है। तो वो ये तो डेमोक्रेसी का आप इसको फ्लॉ कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन जब बारी हिंदुओं की आई राज करने की, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो साथ में नहीं रह सकते, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई है, हमारा तो मजहब इनके यहाँ पे तो खुल के इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें हमें अरविंद इन सब चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना होगा। ये अगर ये कोई इस मुझसे सब से पूछे, आप बार बार जो है हम लोग बैठ के और हिस्ट्री को लेके नहीं रो सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी कोई काम हो सकेगा। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी आखिर में कि मुझे बताइए कि भारत में जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें फार्मर्स कहाँ के हैं? भारत के हैं, कहीं और के तो नहीं हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए वो उनसे जो भी सेटलमेंट होगा वो कर लें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुल्क के अंदर ये इस किस्म के प्रोटेस्ट वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो करते रहते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट तो एक बहुत बड़ा एक उसका पार्ट है। आपसे खैर मैं उस पर इतना ही कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उनके दरमियान को सेटलमेंट हो जाए तो उतना अच्छा है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी कैन अफोर्ड टू लूज द सिख वोट्स बट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द सिख्स। अब इसी के अंदर सारी बात छुपी हुई है, अगर कोई समझना चाहे तो। एक बात मेरे दिल के बड़े करीब है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। जी जी। मैं पाकिस्तान को जब देखता हूं एज एन आउटसाइडर, तो अनलाइक अदर पीपल जो पता नहीं कैसी कैसी आउट ऑफ द बॉक्स जाके और पता नहीं कैसी कैसी तजवीज लेके आते हैं, कैसे कैसे उनके ख्यालात होते हैं, मैं उनसे बिल्कुल हटकर आपको एक बात बताता हूं। मैं सोचता था कभी कभार कि पाकिस्तान को भाग क्यों नहीं लगे, क्या वजह रह गई, कहाँ कमी रह गई हमसे कि हम जो मैं अपने आप को पाकिस्तानी समझ के बात कह रहा हूँ। तो मैंने अब ये समझ लिया अगले 2 मिनट के लिए मैंने पाकिस्तानी हैट मैंने अपने सर पे ओढ़ ली है। तो इसकी वजह ये है कि मैंने एक इंटरव्यू देखा और मैं सोचता था इस बारे में, पढ़ता था इस बारे में, मगर किसी ने खुलकर इस पर बात नहीं की थी। सैयद बाबर अली साहब ने आज से कुछ माह पहले एक इंटरव्यू दिया। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, सैयद बाबर अली साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान के अंदर जो नेस्ले कंपनी है उसके वो फाउंडर कह लें या जो भी, वो ही लेकर आए नेस्ले को पाकिस्तान में। उसके अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के भी वो फाउंडर हैं, अमीर तरीन शख्स हैं। वो पार्टीशन के दौरान के इंसान हैं, उन्होंने सारा देखा है। तो उनसे उन्हीं की कोई नीज थी जो इंटरव्यू कर रही थी, तो वो पूछते हैं कि पाकिस्तान को भाग क्यों नहीं लगे। तो उसकी वजह सैयद बाबर अली साहब बताते हैं कि जब पाकिस्तान बना और इवैक्यूई प्रॉपर्टीज, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान से छोड़कर अपनी जमीन जायदाद और हिंदुस्तान गए, और हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान आए उन्होंने आकर उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया। लोकल जो वहां के लोग थे, मकामी लोग थे, उन्होंने भी जाली क्लेम्स डाल कर और इवैक्यूई प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया। तो वो कहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर तो ये तो एक बहुत बड़ी सेइंग है जी कि हज़ा मिन फजले रब्बी, कि सब अल्लाह का दिया हुआ है। ये तो वो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह की सब अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने नहीं दिया था, वो अल्लाह ने नहीं दिया था, वो आपने छीना। जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि आए एक लिस्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, हम आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं जो लोग छोड़कर आए हैं वो हमें दें, हम आपको देते हैं, और उसी हिसाब से फिर एलोकेशन हो जाएगी दोबारा। पाकिस्तान ने मना कर दिया। एक लियाकत अली खान साहब को या एक दो कोई और शख्स होंगे जिनको छोड़कर बाकी बाय एंड लार्ज पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया तो वो जाली क्लेम्स के ऊपर आया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान को आज तक भाग नहीं लगे। सैयद बाबर अली साहब कहते हैं कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और वैसे और वो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा है नहीं कि आपको ये बातें पता नहीं है। मैं टेलीविजन पे जो लोग बैठ के और पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, मैं पाकिस्तान को जीता हूं। मैं पैदाइशी तौर पे हिंदुस्तानी हूं, रहता न्यूजीलैंड में हूं, और ख्वाहिश जो मेरी है वो लाहौर की है।
मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री बने, बाकी मुल्कों की तरह। कोई ऐसा वक्त आए जब एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठे और हमारे लोग आपस में मिलकर ये कहें कि हाँ भाई, हमसे गलतियां हुई हैं, हम भी माफी मांगे उन लोगों की, उन मुसलमानों की जो पाकिस्तान से निकाले, जो हमारे यहां से निकाले गए, मारे गए, और पाकिस्तान भी माफी मांगे। क्योंकि 1947 में मार्च के महीने में जो पहला कत्लेआम है वो रावलपिंडी में, मुल्तान में हुआ, और बाद में उसका रिएक्शन जैसे जैसे होता। खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटें, और वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि किसी ने आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी है, ये कोई दलील ना हुई। मैं शर्मिंदा हूं, मैं यहाँ पे आपके सामने कह रहा हूं, और जो हर बात जो कह रहा हूं मेरे दिल से निकल रही है, मेरी आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं। मैं शर्मिंदा हूं उन मुसलमानों के लिए जिनकी आबरू लूटी गई, जिनकी जमीन जायदाद लूटी गई, जिनको मार के हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ भगाया गया। कोई आए उस पार से भी और वो ये कहे कि हाँ, हम भी उतने ही शर्मिंदा हैं। शायद उस दिन कोई हमारे बीच में हमारे गुनाहों का जो बोझ है वो थोड़ा कम हो, और हम एक दूसरे को शक की नजर से देखने के बजाय, माफ करें, आप 2 मिनट दें मुझे प्लीज, मैं अपनी बात नहीं कह नहीं, प्लीज प्लीज, जी जी। मैं चाहता हूं कि वो दिन आए जब लोग कहें कि हाँ भाई, गलती तुमसे भी हुई है, हमसे भी हुई है। आए, लेट्स नाउ बी अ नॉर्मल कंट्री। बांग्लादेश का टका जो उनकी करेंसी है, वो पाकिस्तान से अब अलग होने के बाद 1 टका तकरीबन आपके 2 रुपए के बराबर है। पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। बांग्लादेश कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं करता है, उसके बावजूद बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $32 बिलियन हैं। पाकिस्तान के टोटल कॉटन एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $17-18 बिलियन हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी आवाम के लिए कि हम 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री होने के बावजूद दुनिया में वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे। हमारे एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश से इतने कम क्यों हैं, जबकि वो तो पैदा भी नहीं करते। इसकी वजह है वो एक पढ़ी लिखी कौम है, उन्होंने सेकुलरिज्म को अपनाया। उन्होंने ये कहा कि मजहब सबका अपना अपना, वतन सबका, मुल्क मां होती है, सबके लिए बराबर होती है। आप फर्क नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान और गैर मुसलमानों में, आपको अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान का आईन फर्क करता है। मैं लंबी चौड़ी फहरिस्त है वो लेके बैठ जाऊं तो शायद फिर वो आपको रास नहीं आएगी। तो इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करे, अपने बच्चों को तालीम दे। जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो आपके प्रोडक्ट के अंदर, उसी कॉटन के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, और कोई हो सकता है अच्छी अच्छी बेड शीट्स, अच्छे कपड़े, टॉवल्स, न जाने क्या क्या। मेरे घर में पाकिस्तान के टॉवल्स हैं बाय द वे, इसलिए मैं वो टॉवल के मेरे दिमाग में आ गई बात। तो वो उसमें फिर वैल्यू ऐड करके और भेजते हैं। तो ये बातें हैं जी। आप किस तरफ कौम को लेके जाना चाहते हैं ये सोचें। आज आखिरी 2 बातें मैं इमरान खान साहब के ऊपर कहना चाहता हूं। मैं पूरा भरा पड़ा हूं उस आदमी से, मैंने उसके कैंपेनिंग की थी उसके लिए। यू वोंट बिलीव, एक हिंदुस्तानी कैंपेन कर रहा है, आंखों में सच्चाई नजर और भुगत हम रहे हैं, कंपेन आप नहीं किए, भुगत हम रहे कही है। मैंने इसलिए मुझे लगा यार एक चेंज की जरूरत है। इमरान खान साहब आए एक हवा का, एक खुशबू का नया झोंका लेके, और वो लोगों को उनसे उम्मीदें थी। अब इलेक्शन से पहले वो क्या कहते थे, ऐसी टीम लाऊंगा दुनिया देखेगी, हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है, हमारा होमवर्क मुकम्मल है, शुक्र है अल्लाह का हमें 2013 के अंदर हमें हुकूमत नहीं मिली, आज हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमें 5 साल केपीके के अंदर हमने, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल देख लिया कि किस तरह से हमने काम करना है। अब उनकी जो 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट आई है, माफ करें ये भी मुझे बतानी पड़ेगी लोगों को, अब वो कह रहे हैं अंदाजा नहीं था हालात इतने खराब हैं। ठीक है, हुकूमत किस तरह चलानी है हमें पता ही नहीं था। बिन तैयारी के किसी, वो कहते हैं कि बिना तैयारी के किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। 1 साल तक तो इकोनॉमी की हमको समझ नहीं आई। आप खुदा का खौफ करें भाई, आप लोगों की जिंदगियों के साथ में खेल रहे हैं। ये कोई ऐसी जगह थोड़ी है जहां पर आप बैठ के कि यार हम चलो कुछ सीखते हैं नया, पहले से सीख कर आए। ये क्या मजाक है जी। यहाँ पे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम बस्ती है,
उनके रगों में खून है, वो सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं। आप उनके साथ में ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? इसके बाद में मैं नहीं समझता कुछ कहने के लिए बच जाता है। छोड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान को, मैंने आपसे ये कहा मैं पाकिस्तानी होकर सोचता हूं। अब इस लेकिन आप बात ये पे देखें ना, हिंदुस्तानियों को ऐतराज भी हो, मगर जब आपने किसी के बारे में सोचना हो तो वो बनकर सोचें, तब आप शायद उनके दर्द को पहचान सकेंगे। आपके कुछ हद तक जो हमसे शिकवे शिकायत हैं, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, और अगर कोई ऐसी बात है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने जो लास्ट में बताया बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और बहुत से लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये बात भी कर रहे हैं कि जैसे ड्राइविंग सीखते वक्त एल लिख दिया जाता है ना टेप से कि ये लर्निंग है, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के या उनकी पार्टी के माथे पे भी लिख देना चाहिए कि अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है। तो लेकिन क्या किया जा सकता है जी? दिन है, आज क्रिसमस का दिन है। वजीर आजम पाकिस्तान क्या लिखते हैं, मैं ये भी लोगों को बताते हुए जाऊं। आप इसको ट्वीट को अपने इस पे डालिएगा जी। वजीर आजम पाकिस्तान लिखते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, खैर लोगों को दिखाई नहीं देगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ जी। इमरान खान साहब कहते हैं, विशिंग ऑल आवर क्रिश्चियन सिटीजन्स अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, प्लीज स्टे सेफ ऑब्जर्विंग कोविड-19 SOPs। रमजान का जब मुबारक मौका आता है, दुनिया के मुसलमानों को, एक दो को नहीं, दुनिया के मुसलमानों को कहते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। जब बारी आती है गैर मुसलमानों के त्योहारों की, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के हिंदुओं को दिवाली मुबारक हो। हम मर गए क्या भाई? हमें हमें देने में क्या प्रॉब्लम है? हमने तुम्हारा कौन सा बाप मार दिया? हमारे वजीर आजम मोदी साहब, जितना मर्जी लोग कहें कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने रमजान की, ईद की मुबारकबाद सबको दी, दुनिया के मुसलमानों को दी। अब ये अच्छा, उसके नीचे वो खातून एक लिखती हैं, इमरान खान साहब को बताती हैं इसी पोस्ट के नीचे, कहती हैं, वी डू नॉट ग्रीट द कुफार ऑन देयर हॉलीडेज, इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज एन इंसल्टिंग डे, अ पेगन हॉलीडे and a day that insults Allah by claiming Allah has a son. It is not permissible to even greet them or return their merry shirk must. वो क्रिसमस को शिर्क मत कहती हैं। तो ये जो जहर का बीज बोया है, इसको कम करें, टोन डाउन करें इसको। अरविंद जी, ये जहर का बीज हर एक में नहीं है। ये कुछ लोग हैं, ज़रूर हैं, और मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कैसे लोग हैं हमारे यहाँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। आप पीछे बुक शेल्फ देख रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे जाऊँ तो आप देखें पीछे मेरे बाइबल भी रखी है, गीता भी है और कुरान भी है, ये सब मैंने साथ रखा हुआ है। लेकिन ये है कि सब लोग एक जैसे नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि मेजॉरिटी में इसी तरह के लोग हैं जिनके ट्वीट्स आप पढ़ के बता रहे हैं, ये लोग मेजॉरिटी में हैं। और हम मैं स्पेशली, मैं एज अ पर्सन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस तरह के लोग भी हमारी सोसाइटी में हैं, और इनको लोग प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और इनको लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग, इट इज इंडीड रॉन्ग। आपको बाइबल, गीता, कुरान से ज्यादा अपने पीछे आइन रखने की जरूरत है, और उस आइन में तरमीम करके सबको बराबरी के हुकूक देने की जरूरत है। मैं आए बाएं शाये नहीं करता, जो बात कहने वाली है वो बात कहता हूं। तो वो आइन जब तक लोगों में फर्क आपका करता रहेगा, तब तक ये लोग एक के बाद एक पैदा होते रहेंगे। लेकिन अरविंद, जो मुल्क बना ही मजहब के नाम पर हो, उनके माइंडसेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि लोगों में, बांग्लादेश से सीखे उन्होंने, अपने इस्लामिक जो उनका वे ऑफ लाइफ है उसको प्रिजर्व भी किया, और उसके साथ साथ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे हैं। आपके बराबर में ईरान है, दुनिया में सबसे ज्यादा PhDs के बच्चे वहां से निकल रहे हैं पर कैपिटा के, अगर आप हिसाब से देखें तो। आपके बराबर में और भी जो मुल्क हैं उनसे भी सीखें। आप जिस अर्तुगरुल गाजी को हीरो बनाया हुआ था, उस ड्रामे का किरदार पाकिस्तान आया तो वो क्या यादें लेकर गया होगा, बेचारे को उसको लूट लिया गया। ये कौम के अंदर एक, आप, मैं समझता हूं हर बात पे आप मैं ये बात मुझे कहनी पड़ेगी, आपने एक अलग एक अहम मौजू छेड़ दिया है, एक ऐसी तार को आपने मेरे छेड़ दिया है। मैं ना कहूं तो ये बात ठीक नहीं होगी। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लाहौर में आना था मुझसे मिलने के लिए, तो कहने लगे कि अरविंद भाई मैं 11 बजे सुबह आऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर वो फोन करते हैं मुझे 12 बजे करीब की, ओ हो अरविंद भाई, आई एम सो सॉरी, माफ करें मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं इंशाल्लाह बस 1 घंटे में पहुंच ही रहा हूं। मैंने कहा
जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। फिर उनका फोन आया 1 डेढ़ बजे कि अरविंद भाई मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे कहूँ, ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, और बस इंशाल्लाह आप मुझे आप आधा पौना घंटा दे, बस मैं यूं पहुंचा। उन्होंने 5-6 बार मर्तबा फोन किया इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह के, और वो शाम को 6 बजे होटल आया है। अगर वो सुन रहे हैं तो इस बात को देखें, मैंने एक एक्स्ट्रा दिन लगाया वहां पे, पूरा सुबह से इंतजार में उनके। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा यार अल्लाह की मर्जी तुम ना बताओ, तुम अपनी मर्जी बताओ, हर बात को अल्लाह पे ना डाल दिया करो कि इंशाअल्लाह मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तुम तो घर से निकले ही नहीं थे। अल्लाह की मर्जी तो तब होती जब तुम घर से निकले होते, कार में बैठे होते, कार तुमने चलाई होती, ट्रैफिक होता भी, तुम घंटे से 2 घंटे में पहुंच जाते। तो हर बात बात पे मजहब को बीच में लेकर आना। पूछ लो ना किसी से कि आप कैसे हैं, तो वो पहले मैं मुझसे पूछते हैं अरविंद कैसे हो, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। उनसे पूछ लें आप कैसे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है। मैंने कहा यार इतनी पाकीज़गी तुम्हारे यहाँ से टपक रही है, उसके बाद तो तुम्हें बड़ा अच्छा इंसान होना चाहिए था। मैं एक काफिर होकर भी तुमसे ज्यादा ईमानदार हूँ, वक्त का पाबंद हूँ, कहीं पे जाता हूँ, किसी को वक्त दिया है तो वहां टाइम से पहुंचता हूँ। तुम हर बात के अंदर एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हो बगैर किसी मजहबी जो है सैल्यूटेशन का हवाला दिए। और यहाँ पे यहाँ पे ये अरविंद वो हाल है, में अरविंद बकरे यहाँ पे के मैं अंदर इंजेक्शन लगा लगा के वजन बढ़ा रहे हो, गधे के दांत इंसानों को लगा दिए हैं, दूध के अंदर मिलावट, हर दवाई के अंदर मिलावट, सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे एक अरविंद, हो सकता है आप जानते हो, एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे आदिशर कावस जी। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। तो वो उन्होंने एक दफ़ा अपने आर्टिकल में क्या, एक दफ़ा उन्होंने किसी टॉक शो में भी बात की थी, तो वो कहने लगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं घर बनाते वक्त बजरी और सीमेंट की, कि कमज़ोर घर बनाते हैं, चोरी करते हैं, मतलब एक तरह से वो ये बता रहे थे। और फिर ऊपर लिख देते हैं कि माशाल्लाह, कि मतलब कहते हैं, वो कहा करते थे कि जैसे अब अल्लाह बचाएगा, भाई तुमने मिलावट की, चोरी तुमने की, अब अल्लाह को क्या कह रहे हो माशाल्लाह करके। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इवन इजिप्ट एम्बेसडर जो यहाँ पे थे 3-4 साल पहले, उनसे मेरी बात हुई तो वो बताने लगे कि उनके स्टाफ ने कहा, जबकि इजिप्ट भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ से उन्होंने कोई काम का कहा, कोई चीज़ के ये तुम कर लोगे, तो उसने भी यही कहा कि हाँ इंशाल्लाह। उसने कहा नो नो इंशाल्लाह, कर लोगे या नहीं कर लोगे, यस और नो, नो इंशाल्लाह। तो मैं भी कुछ उसी तरह की माइंडसेट की हूँ, तो इसलिए मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, कावस जी की भी। और उनके कावस जी की तो अक्सर मैं शेयर भी कर देती हूँ सोशल मीडिया पे। और इसी तरीके से इजिप्ट एम्बेसडर ने भी कहा कि ये यस और नो, हाँ कर लोगे या नहीं कर पाओगे, एक बात बताओ, हाँ इंशाल्लाह। हमारे यहाँ ज़्यादातर अगर इंशाल्लाह कोई कह देना तो मैं भी यही समझती हूँ कि अब ये काम नहीं होगा। तो वो मतलब इंशाल्लाह होता है, लेकिन बस उसके बाद वो सारा चीज़ जैसे कहते हैं ना खुदा पे छोड़ देते। एक बड़ा पुराना हमारा पीटीवी का ड्रामा आया करता था वारिस, तो बहुत मशहूर है, अभी भी रिपीट होता रहता है पीटीवी का। उसमें एक डायलॉग था, वो कहते हैं कि जी ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसने कहा, जो कैरेक्टर था, मुझे नाम उनके याद नहीं, तो वो कहते हैं कि कोई कोई काम बंदे को खुद भी कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ है कि हर चीज़ खुदा पे नहीं छोड़ो, कोई काम खुद भी कर लो। तो बिल्कुल यहाँ पे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अरविंद, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। आगे आज क्रिसमस तो है ही, न्यू ईयर भी आ रही है, पहले से आपको मैं मुबारकबाद दे देती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप कि नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा हो हर तरह से, पाकिस्तान के लिए भी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आपको पता ही है कि किस तरह से ये कोरोना वायरस और ये सब कुछ है, ये चीज़ें ना रहें। अच्छे से हम लोग अपनी गलती को माने, भारत भी और पाकिस्तान ख़ास तौर पे, जहाँ जहाँ पे लोग बताते हैं, और वो हमारे भले के लिए ही बताते हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारे भले के लिए हमें बताते हैं कि कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे जाके हम पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद, और ज़रूर आइएगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आएँ और हम आपको फिर इस्लामाबाद घुमाएँ। थैंक यू सो आज मच। आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मैरी क्रिसमस, और पाकिस्तान थैंक के यू। नहीं दुनिया के तमाम लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई हो, नए साल की मुबारकबाद हो। आने वाला साल ये आलमी दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिशात है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये आखिरी बात कहता चलूं, मैं आना चाहता हूं जी पाकिस्तान, दोबारा आना चाहता हूं, बार बार आना चाहता हूं। और मैं आपको यहाँ बैठकर और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी, या किसी और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आपको आपकी गलतियां भी बताता रहूंगा, अपनी गलतियों को भी मानूंगा, और पाकिस्तान आऊंगा भी। मुझ में और लोगों में बस इतना फर्क है
वो जो कमियां निकालते हैं पाकिस्तान की, वो कभी पाकिस्तान आने के बारे में नहीं सोचते। मैं हर लम्हे सोचता हूँ। उसके बाद में अगर कोई मुझे, मैं यही बात जो आपसे कह रहा हूँ, यकीन माने मैं यही बात मीनारे पाकिस्तान पर खड़ा होकर कह सकता हूँ। उसके बाद में चाहे मेरा गला काट दिया जाए, मगर मैं बात जरूर कह दूंगा, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। मैंने खड़े होकर पहले भी बातें बहुत की हैं। आज आपने नहीं नहीं, बुलाया, बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अरविंद, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जी। खुदा हाफिज। खुदा